वेस्ट एशिया की एक ऐसी कंट्री जो ईस्ट और वेस्ट के बीच में ब्रिज का काम करती है, ईरान, जिसे लंबे टाइम तक लोग फारस के नाम से जानते रहे हैं। आज हम उसी ईरान की द ग्रेट ग्रैंड हिस्ट्री की परतों को खोलेंगे और उसकी 2500 साल पुरानी हिस्ट्री को जानेंगे। ये ईरान की जो हिस्ट्री है, ये सिर्फ वॉर्स, बैटल्स, बॉर्डर्स तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये लैंग्वेज और अटूट कल्चर की भी बात करती है। इसमें कई सारे हिस्ट्री के उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। फॉरेन अटैक्स के बाद भी इसने किस तरह अपनी यूनिक फारसी पहचान को बाकी रखा, इस चीज को भी आपको पूरे वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो कहानी की शुरुआत होती है 6 BC से साइरस द ग्रेट के हखामनी डायनेस्टी की नींव रखने से। From this day, we lay the foundation of the Hachemani dynasty. We are united as one people. होता क्या है कि ये जो डायनेस्टी थी, ये बाकी डायनेस्टी की तरह सिर्फ मिलिट्री बेस्ड डायनेस्टी नहीं थी। इसने ह्यूमंस का एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसमें कई सारे कबीले, स्टेट्स को एक ऐसे ऑर्गेनाइज धागे में, ऑर्गेनाइज सिस्टम के अंदर पिरो कर पेश किया। बेबीलोन जीतने के बाद साइरस ने साइरस सिलेंडर नाम का एक शिलालेख लिखवाया, जिसमें उसने अपने सिटीजन्स को रिलीजन और कल्चर से आज़ादी दी। इसे हिस्टोरियंस दुनिया का पहला ह्यूमन राइट का डॉक्यूमेंट भी मानते हैं। साइरस के बाद आते हैं किंग डेरियस फर्स्ट, जो इस डायनेस्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। ये 2500 किलोमीटर की एक ऐसी रोड तैयार करवाते हैं जिससे ट्रेड और इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज तेजी से हो सके। ये जनता यानी सिटीजन्स के लिए एक अच्छी जर्नल करेंसी और एक अच्छा टैक्स सिस्टम लाते हैं, जिससे फारस की इकोनॉमी और स्ट्रांग होती है। परसेपोलियन, जिसका मतलब होता है फारसियों का शहर, ये डायनेस्टी की पावर, आर्ट और वास्तुकला का सेंटर था। यहाँ पे आपको ग्रीक, मिस्र और मेसोपोटामिया की शैलियों का संगम देखने को मिलेगा। 330 BC में मेसोपोटामिया के सिकंदर ने ईरान के ऊपर अटैक किया। मल्टीपल वॉर्स हुई, बैटल्स हुए, जंगें लड़ी गईं, जिसके बाद हखामनी डायनेस्टी ख़त्म हुई और जो परसेपोलियंस थे या परसेपोलिया था, उसको भारी नुकसान हुआ। इसके बाद ईरान के कल्चर पर ग्रीक कल्चर के इफेक्ट दिखने लगे। जब ग्रीक कल्चर के इफेक्ट खत्म हुए, उसके बाद फारसियंस डायनेस्टी आई, जिसने रोमन डायनेस्टी की ग्रोथ को एशिया में सक्सेसफुली रोका। Advance the cavalry on the flanks. Hold the line, push them back. इन लोगों की जो वॉर टैक्टिक्स थी, खासकर घोड़े पर बैठकर पीछे से तीर चलाने की जो कला थी, जो आर्ट थी, वो पूरी दुनिया में फेमस हुई और लोग आज तक उनकी ये चीज़ों को याद रखते हैं और जानते हैं। 3 BC में ससानिड डायनेस्टी की स्टार्टिंग होती है। इसे ईरान का सेकंड गोल्डन एरा कहा जाता है। इसमें आर्ट, फिलॉसफी और साइंस ने इतनी तरक्की हासिल की कि रोम और मिडिल पीरियड की हिस्ट्री जो वर्ल्ड की है, उसमें इसके इफेक्ट दिखते हैं। इन सारी डायनेस्टीज के टाइम पे ईरान का जो रिलीजन था वो जरथुज्न था, और जैसे जैसे ससानिड डायनेस्टी कमज़ोर होने लगी थी, अरब आर्मी ने ईरान के ऊपर कई सारे अटैक्स किए और यहाँ से ईरान के अंदर इस्लाम की स्टार्टिंग होती है। उस टाइम पे जो अरब के, ईरान के जो है उमैया डायनेस्टी थी, उसके अब्बासिद खलीफा जब आए तो ईरान के जो अधिकारी थे उन लोग का दबदबा बढ़ा, विद्वान सामने आए। खासकर एक जो मैथमेटिशियंस हैं अल ख्वारिज्म, जिन्हें हम लोग अलजेब्रा का फादर के जानते हैं, वो भी जो है सामने आए। वहीं दूसरी तरफ ह्यूमन बॉडी और डिजीज को समझने के लिए ईरान के जो इब्न सीना थे, उनकी बुक 600 सालों तक यूरोप की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई गई। लेकिन ईरान के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत, प्रॉब्लम ये सामने खड़ी आई कि जुडिशरी और साइंस की जो लैंग्वेज थी, वो लैंग्वेज अरबी होने लगी थी, फारसी धीमे धीमे खत्म होने लगी थी। तभी जन्म होता है पोएट फिरदौसी का, जिनकी बुक शाहनामा को आज तक वर्ल्ड के हिस्टोरियंस जानते हैं और मानते हैं।
पोएट फिरदौसी के शाहनामा ने ईरान और फारसी लैंग्वेज को एक अलग पहचान दी, लेकिन पॉलिटिकल हलचल तो अभी बाकी थी। 11वीं और 12वीं सदी में गजनवी और सेल्जुक तुर्कों के अटैक्स हुए। Push forward, hold the line. हालांकि ईरान तुर्कों के कंट्रोल में तो गया, लेकिन ईरान ने कभी अपने फारसी कल्चर को नहीं छोड़ा। ईरान ने अपनी फारसी पहचान को वैसे ही बरकरार रखा। वहीं दूसरी तरफ उमर खयाम जैसे मैथमेटिशियंस और पोएट ने ईरान को और दुनिया को खगोल विज्ञान के एक नए फार्मूले में पिरो दिया। 13वीं सदी के अंदर ईरान में एक बहुत खतरनाक तूफान उठा। इस तूफान ने ईरान को कई सदियों पीछे छोड़ दिया। ईरान के अंदर निशापुर, हेरात, मर्व जैसे जो एजुकेशन सेंटर्स थे, लाइब्रेरीज थी, इनको तबाह किया गया, ये जलाया गया। ये अटैक्स थे मंगोलियों के अटैक। हालांकि मंगोली लोग जो थे ये टाइम के साथ ईरान के कल्चर के रंग में ढलते चले गए। चंगेज खां के पोते थे हलाकू खां, उन्होंने हकामनी डायनेस्टी, हकामनी वंश की शुरुआत की। थे, इन्होंने धीमे धीमे इस्लाम को अपनाया और जो है ईरान की वास्तुकला, साइंस, आर्ट, इनको सबको सिक्योरिटी देना स्टार्ट किया। और साल आता है 1501। 1501 के अंदर शाह इस्माइल फर्स्ट सखाविद वंश की स्थापना करते हैं। सखाविद वंश ने दो मेन काम किए। पहला काम क्या किया कि ईरान का जो ऑफिशियल रिलीजन था उसे शिया इस्लाम अनाउंस कर दिया, जिससे हुआ यह कि जो नाइबर्स के यानी पड़ोस के जो सुन्नी उमैया डायनेस्टी के जो स्टेट्स थे उनसे ईरान को एक अलग पहचान मिल गई। दूसरा काम इन डायनेस्टी, इस वंश ने यह किया कि जो ईरान था, ईरान को एक सूत्र में, एक धागे में पिरो दिया, जिससे ईरान एक स्ट्रॉन्ग, एक पावरफुल स्टेट के रूप में उभरा। सफाविद वंश अपने पीक पर ग्रेट शाह अब्बास के टाइम पीरियड में पहुंचा। ग्रेट शाह अब्बास ने इस्फहान, जो कि इनकी कैपिटल थी, उसको दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बना दिया। यहाँ की नीली टाइलों वाली मस्जिद और नक्काशीदार पुलों ने ईरान की आर्ट की आत्मा यानी सोल बन गए। अब होता क्या है कि आता है 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के अंदर अफगानी रिवॉल्ट स्टार्ट होता है। ये रिवॉल्ट का पावर इतना था कि इससे सफाविद जो डायनेस्टी थी वो कमज़ोर पड़ने लगी और सामने आते हैं नादिर शाह। जी हाँ, वही नादिर शाह जिन्हें एशिया का नेपोलियन कहा जाता है। इन्होंने न सिर्फ अफगानों को ईरान से खदेड़ा, बल्कि जो है दिल्ली पर अटैक करके मुगलों से तख्ते ताऊस और कोहिनूर हीरा भी लेके चले गए। अब जो है आता है टाइम पीरियड 18th सेंचुरी का लास्ट, जब कराज वंश की स्टार्टिंग होती है। कराज वंश की स्टार्टिंग तो होती है, लेकिन अब ईरान जो है दो सुपर पावर्स के जो है सामना झेल रहा था, एक रशिया और एक ब्रिटेन। इनके ग्रेट गेम का हिस्सा बन गया था। इससे क्या हुआ कि फॉरेन इफेक्ट जो है ईरान के अंदर ज़्यादा बढ़ने लगा। जो पब्लिक थी, जो सिविलियंस थे, उनके अंदर पैनिक क्रिएट हुआ और जो मॉडर्न रेवोल्यूशन का जो है रीज़न बना। और फिर आता है साल 1908। साल 1908 के अंदर ईरान के मस्जिद सुलेमान में तेल मिलता है। ये जो ब्लैक गोल्ड था, इसने ईरान की तकदीर बदल दी, लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका की आंखों में लालच पैदा कर दी। इससे ईरान का डेवलपमेंट तो वह काफ़ी तेज़ी से हुआ, इस बात में शक नहीं है, लेकिन इसका जो बैड इफेक्ट था वो भी ईरान के ऊपर पड़ा। होता क्या है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जब टाइम आता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे रज़ा शाह के बेटे मोहम्मद रज़ा शाह गद्दी के ऊपर ईरान की बैठ जाते हैं। अब होता क्या है कि 1960 के दौर में वाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, जिससे जो है फीमेल्स को वोट देने का जो पावर था वो मिला। और साल 1951 में, ये ठीक वही टाइम था जब हमारे यहाँ पहली सरकार चल रही थी नेहरू जी की। तो ईरान के अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद मुसादिक। मोहम्मद मुसादिक क्या काम करते हैं कि ईरान के जो ऑयल होता है, तेल होता है, उसको नेशनलाइज कर देते हैं। इससे अमेरिका और ब्रिटेन की जो ईरान के लिए नाराज़गी थी वो बढ़ गई और इसका इफेक्ट 2 साल के बाद दिखता है। अमेरिका की CIA और जो ब्रिटेन की MI16 थी, ये दोनों जॉइंट सीक्रेट ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन अजास। जो मोहम्मद मुसादिक होते हैं उनको गद्दी छोड़नी पड़ती है, लेकिन इसका एक जो है दूसरा इफेक्ट ये होता है कि ईरान के जो लोग होते हैं उनके मन में जो वेस्ट होता है उसके लिए नफरत बढ़ जाती है
और ये नफरत जो है इतनी बढ़ जाती है कि यहाँ से जन्म होता है एक व्यक्ति का जिनका नाम है आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी जो है देश के बाहर रहते थे, लेकिन उनकी स्पीच इतनी पावरफुल होती थी जो टेप के ज़रिए ईरान के घर घर तक पहुंची हुई थी। और साल 1979 के अंदर रिवॉल्ट इतना बढ़ा कि जनवरी जैसे ही आई तो जनवरी के अंदर शाह को ईरान छोड़कर भागना पड़ा। अब आप सोच लिए कि ईरान के अंदर कितना खतरनाक रिवॉल्ट साल 1979 में उठा था। ठीक है, जनवरी आई, जनवरी के ठीक 1 महीने के बाद होता ये है कि 1 फरवरी 1979 आ जाता है और 1 फरवरी 1979 को आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी का ग्रेट ग्रैंड वेलकम करता है। ये एक ऐसा वेलकम था जिसने ईरान की 2500 साल पुरानी राजशाही का खात्मा कर दिया और यहाँ से ईरान बना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ठीक ईरान की जो है गद्दी जैसे ही इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बनता है, इसके ठीक बाद जो है ईरान को फौरन एक लंबे जो है जंग, एक लंबे युद्ध का सामना करना पड़ता है। 8 साल तक ईरान इराक से लड़ाई करता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये बात करेंगे कि किस तरह जो है आयतुल्लाह खुमैनी आते हैं, किस तरह इराक की वॉर चलती है, IRGC क्या है और तमाम जितनी चीज़ें जो इस वीडियो में बच गई हैं उनकी बात हम इसके बाद एक वीडियो लाएंगे उसके अंदर करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा